children, welcome to Grammar Galaxy. हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे जिसमें से 13 नियमों को हम लोगों ने देख चुका था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए 14th रूल देखते हैं। 14th रूल में ये बताना चाहते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि वन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब जैसे राम एक डेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन वन डेफिनेटली किसको कहा जा रहा है पता नहीं। तो वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वन अगर सब्जेक्ट में है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और उसके बाद आने वाले अगर प्रोनाउन यूज करने हैं तो वो प्रोनाउन के रूप में ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे। ही मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म, हिज मतलब पॉसेसिव, हिम मतलब ऑब्जेक्टिव और हिमसेल्फ मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि उसके जगह पे वन सब्जेक्टिव फॉर्म में, वंस पॉसेसिव फॉर्म में और वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव फॉर्म में इनका प्रयोग करते हैं। तो वन अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग करेंगे, और दूसरा बात उसके बाद प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है तो वन, वंस, वन सेल्फ, जहां जिसकी जरूरत पड़े। जैसे सेंटेंस देखिए, इफ वन फेल्स, वन फेल्स सिंगुलर वर्ब, देन ही मस्ट ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। यहां पे ये गलत है, ये ही नहीं होना चाहिए यहां पे। देन वन मस्ट ट्राई, वन मस्ट ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। ये जो है इसमें ये सब्जेक्ट के रूप में वन वहां यूज होना चाहिए, क्योंकि एक बार वन यूज हो चुका है। इस क्लॉज में भी वन का ही यूज होना चाहिए सब्जेक्ट के फॉर्म में। यहां देखिए, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, ये हिज यहां पे ये गलत है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। पॉसेसिव फॉर्म में यहां पे वंस यूज होगा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और उसके साथ दूसरे क्लॉज में या उसी क्लॉज में अगर हमको उसके बदले में प्रोनाउन लिखना है तो ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ ना लिख के वन, वंस, वन सेल्फ का प्रयोग करेंगे। अगला नियम देखते हैं। अगले रूल को देखते हैं जिसमें काल्पनिक वाक्य है। काल्पनिक वाक्य मतलब केवल सोचा जा सकता है, हुआ नहीं या होगा नहीं। तो काल्पनिक वाक्य प्राय हम स्टार्ट करते हैं इफ से, या एज इफ से, एज दो से, सपोज से, आई विश से, इन केस या वुड दैट से भी शुरू होता है। तो काल्पनिक वाक्य इन शब्दों से शुरू होते हैं, और इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर में, किसी भी पर्सन में सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ हम वर्ब के रूप में वर का ही प्रयोग करते हैं। मतलब काल्पनिक सेंटेंस में हम लोग वर्ब के रूप में वर का ही प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर आई विश, आई विश है यहाँ, आई विश मेरी इच्छा है। आई वर ए बर्ड, ये हो तो नहीं सकता कि मैं बर्ड, मैं चिड़िया हो जाऊं। मेरी इच्छा है तो कल्पना है मेरी। तो आई विश, आई के साथ जनरली वॉज लगता है, लेकिन वॉज नहीं, यहां क्या प्रयोग करेंगे, वर। तो काल्पनिक वाक्यों में हम लोग वर्ब की जगह पे वर का प्रयोग करते हैं। इफ ही वर रिच, अगर वह धनी होता, ही वुड हेल्प अदर्स, वह दूसरों की मदद करता। तो वह धनी होता, ये कल्पना है, तो ही के साथ जनरली क्या लगता है, वॉज। लेकिन चूंकि ये काल्पनिक सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे ही के साथ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम लोग वर का ही प्रयोग करेंगे। इफ आई वर रिच, इफ ही वर रिच, ही वुड हेल्प अदर्स, अगर वह धनी होता तो वह दूसरों की मदद करता। ये कल्पना मात्र ही है, इसलिए यहाँ वर का प्रयोग होगा। तो ये आपका 15th रूल रहा
दो तीन रूल और देखते हैं, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। तो अगले रूल को देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब कामना सूचक वाक्य। हम किसी के लिए कुछ कामना करते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर होता है लेकिन वर्ब उसमें प्लूरल होता है। जैसे हम कहते हैं गॉड शेव द किंग, गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट लेकिन वर्ब प्लूरल में होता है। लॉन्ग लिव माई मदर, मेरी माँ की उम्र लंबी हो। माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब प्लूरल है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। उसके बाद अगले नियम पर चलते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ए नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है। नंबर ऑफ के बाद एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा कुछ। ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर इन सबके साथ आए तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट आया है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल भी है। अगर द नंबर ऑफ आता है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में अंतर क्या है? ए नंबर ऑफ में स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो निश्चित नहीं है, कितने स्टूडेंट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 20, 50, 100 कुछ भी आ सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमको संख्या, निश्चित संख्या की पता नहीं चलता है। लेकिन द नंबर ऑफ जो है वो निश्चित संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। तो द नंबर ऑफ के प्रयोग के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो, और इसको सब्जेक्ट के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। यहाँ प्लूरल वर्ब आता था लेकिन द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज इज 50। यहाँ तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर था, यही द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर होता तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और दो नियम और बताते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज। अगले रूल को देखें। मान लीजिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले अमाउंट ऑफ आया है या क्वांटिटी ऑफ आया है। तो अमाउंट और क्वांटिटी ये तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। तो अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ आया है और इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये आए हैं, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर ये हैं तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो भले ये अमाउंट बता रहा है, परिमाण बता रहा है या क्वांटिटी बता रहा है किसी अनकाउंटेबल नाउन को, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर ये आते हैं तो यहाँ पे हमको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी मतलब पैसे का परिमाण। पैसा कितना है पता नहीं, तो पैसे का परिमाण इज नॉट सफिशिएंट, मतलब पैसा पर्याप्त नहीं है। तो द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, सिंगुलर वर्ब। अमाउंट ऑफ आ जाए या क्वांटिटी ऑफ आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसको जोड़ते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जोड़ते हैं तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दूसरा है ऑल, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल इज वेल, सब ठीक है। द एंड इज वेल या दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल, दैट इज, द एंड इज वेल ऐसे भी कह सकते हैं या दैट एंड्स वेल। तो सिंगुलर वर्ब
तो ऑल का प्रयोग अगर अनकाउंटेबल के अर्थ के साथ हमको जोड़ना, अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ के साथ जोड़ना है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन ऑल का प्रयोग अगर काउंटेबल नाउन के साथ आ जाता है, जैसे मान लीजिए व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए, तो व्यक्ति और वस्तु तो गिने जा सकते हैं ना। तो व्यक्ति और मतलब काउंटेबल नाउन के साथ अगर लिखते हैं तो सब्जेक्ट को प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल माना जाता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ऑल आर वेल एट होम, घर पे सब ठीक है, मतलब फैमिली के जितने सदस्य हैं वो काउंटेबल हैं। तो ऑल आर वेल एट होम, तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए इसको इस बारीकी को ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद ये इतने रूल पढ़ने के बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं आज, और उस एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं। इस तरह के एक्सरसाइज परीक्षाओं में आते हैं। इस एक्सरसाइज में एक सेंटेंस है, सेंटेंस को कई भागों में बांटा गया है। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। इस सेंटेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है, और 3 पार्ट में हो सकता है किसी पार्ट में कहीं गलती हो, या गलती नहीं भी हो सकती है, नो एरर, कोई गलती ना हो। तो हमको करना इसमें यह होता है कि इन तीनों पार्टों में हमको देखना पड़ता है कि गलती कहाँ है। तो नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं 10th अक्टूबर के पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं या शामिल नहीं होने वाले हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि नाइदर ऑफ देम, ये 2 ही लोगों के लिए बात होती है, और 2 लोगों के लिए बात होती है, ना तो वो जाने वाला है ना तो वो जाने वाला है, कोई नहीं जाने वाला है। इसका मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर के साथ ये सिंगुलर मीनिंग देता है, भले ही उसके साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज किया गया है। लेकिन नाइदर लगा अगर है, नाइदर ऑफ लगा है, तो हमको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो आर लिखा गया है यही गलत है, और यहाँ पे होना चाहिए इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। तो नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही वॉक्ड 5 miles which are really a great distance, ये पहला पार्ट। For a man like him who is not only old but also ill, कहता है उसने 5 मील की दूरी तय की, जो कि बहुत दूरी होती है एक ऐसे व्यक्ति के लिए, इनके जैसे व्यक्ति के लिए, जो कि केवल बूढ़े ही नहीं बीमार भी हैं। तो इसमें हमको गलती ढूंढनी है, कहीं गलती है या नहीं है। तो ही वॉक्ड 5 miles, 5 miles एक डिस्टेंस की बात हो रही है। तो हम लोग पीछे पढ़े भी हैं कि डिस्टेंस अगर बात हो रही है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का नहीं। तो he is really a great distance for a man like him who is not only old but also ill, ये हो। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। आइदर माई कॉलिग और ए पियन आर कमिंग होम, या तो मेरे साथी या तो एक चपरासी घर पे आ रहे हैं विद द मटेरियल टुडे, साजो सामान के साथ। जैसे मान लीजिए स्टडी मटेरियल ही हुआ, तो कहते हैं कि या तो मेरे साथी या तो पियन उस स्टडी मटेरियल के साथ घर हमारे आ रहे हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि आइदर और के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइदर माई कॉलिग और ए पियन इज कमिंग, क्योंकि भाई आ तो एक ही रहा है ना,
या तो मेरा साथी आ रहा है या तो पियन आ रहा है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ये गलती इसमें थी। अगला सेंटेंस, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, टाइड माने ज्वार, ज्वार का उठना और गिरना, कहने का मतलब पानी का बढ़ना और पानी का घटना, वो राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड कहलाता है। ये लूनर इन्फ्लुएंस के कारण होता है, मतलब चांद के प्रभाव के कारण होता है। पानी बढ़ता है और पानी घटता है। तो इसमें क्या गलती है? राइज एंड फॉल, ये जो सब्जेक्ट है, ये ठीक उसी तरह का सब्जेक्ट है जैसे ब्रेड एंड बटर। सेम आइडिया, सेम आइडिया को व्यक्त करने वाला सब्जेक्ट है। हॉर्स एंड कैरेज, सेम आइडिया को व्यक्त करने वाला है। तो उसी तरह से ये राइज एंड फॉल ऑफ द मून या ऑफ द टाइड, सॉरी, राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड उसी तरह का सब्जेक्ट है। और ऐसे सब्जेक्टों के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पे आर होगा, सॉरी इज होगा। आर को हटा के इज करेंगे। मेनी ए मैन हैव स्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन। स्कम्ड का मतलब होता है घुटने टेक देना। तो कहता है बहुत से लोग इस लालच में घुटने टेक दिए हैं। तो मेनी ए के बाद, मेनी ए के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां हैव नहीं, क्या होगा, हैज। तो मेनी ए मैन हैज स्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन। ऐसा भी हो सकता है कि गलती नहीं है, तो हम लोग टिक लगाएंगे सी को, नो एरर। गलती अगर नहीं है तो, और गलतियां अगर हैं तो किस पार्ट में गलती है वो हमको बताना होता है, क्योंकि वहां एमसीक्यू में दिया होता है ए बी या सी, कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर नो एरर है तो सी को टिक करेंगे। अगर किस में गलती है हमने पा लिया कि फर्स्ट में गलत है, तो ए को टिक करेंगे। हम कभी कभी बी में भी गलती पा सकते हैं, तो बी को टिक करेंगे। ऐसा होता है ये क्वेश्चन। कुछ सेंटेंस और देखते हैं। तो अगले सेंटेंसों को देखते हैं। अगले सेंटेंस में, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड सच अदर ब्रेवरेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। मतलब टी कॉफी और उस तरह के पेय पदार्थों का परिचय बिना इफेक्ट का नहीं कराया गया। तो तीन पार्ट है इसमें। हमारा सब्जेक्ट क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेवरेजेस, मतलब इन पेय पदार्थों का परिचय। तो परिचय जो है वो मेन सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हैव नहीं, वर्ब के रूप में हैज होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। अगले सेंटेंस में देखते हैं, द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉश क्लोज फास्टर। मतलब नई स्वचालित मशीन कपड़ों को तेजी से धोती है या जल्दी धोती है। तो हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक मशीन की, नए तरह की ऑटोमेटिक मशीन की। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पे वॉश नहीं, वॉशेज होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। अगला सेंटेंस, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। मतलब कंप्यूटर क्लास के प्रत्येक छात्रों को अपने रिसर्च के पेपर को, इस सेमेस्टर के रिसर्च के पेपर को स्वयं टाइप करना पड़ेगा। तो चूंकि ईच लगा है, ईच ऑफ लगा है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब तो है, ये जो है सिंगुलर प्रोनाउन यहां होगा। तो यहां होगा हिज ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। मतलब
तुमने सुझाव दिया या तुमने बताया कि फिल्म के प्रत्येक लोग देखने के लायक नहीं है, तो एवरी वन ऑफ, इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब इज नॉट वर्थ सीइंग। यहां द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज are attending the district development council meeting at the collectorate। तो द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल को देखें तो ये जो आर्टिकल है केवल सेक्रेटरी के पास ही है, सेक्रेटरी के पहले ही लगा है। इसका मतलब जो व्यक्ति सेक्रेटरी है वही व्यक्ति प्रिंसिपल भी है कॉलेज का। तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है और यहाँ पे वर्ब के रूप में आर लगा है, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज। तो इस तरह से गलतियां होती हैं, इन गलतियों को छांटना पड़ता है। अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो एक पीडीएफ बना के हम कुछ एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को भेज देंगे, कुछ सेंटेंस। और अगर आप लोगों के पास मटेरियल है तो प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को व्यू करिए। थैंक यू।